नमस्कार, मी सिद्धेश. गोवन वार्ता लाईव्हच्या या अत्यंत खास भागामध्ये मी तुम्हा सगळ्या प्रेक्षकांचं स्वागत करतो. काही महत्त्वाच्या घडामोडी गेल्या काही दिवसांपासून गोव्यामध्ये घडत आहेत आणि यातली प्रमुख घडामोड आहे ती म्हणजे टुरिस्ट टॅक्सी चालकांचं आंदोलन. याच आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवरती दोन महत्त्वाच्या बातम्या गेल्या काही दिवसांमध्ये समोर आल्या. त्यातली पहिली बातमी होती ती म्हणजे अपना भाडा पाठोपाठ उबरसुद्धा गोव्यामध्ये येण्याच्या हालचालींमध्ये आहे आणि त्यासोबतच जे उद्योजकांची जी संघटना आहे गोव्यामधली त्यांनीसुद्धा त्यांना मान्यता दिली आहे गोव्यामध्ये येण्यासाठी. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती गेल्या जवळपास 4 ते 5 महिन्यांपासून गोव्यामध्ये येण्याचा प्लॅन ज्यांनी केलेला आहे ते म्हणजे अपना भाडाचे मुर्तजा अली आपल्याबरोबर पुन्हा एकदा जोडलेले आहेत. माझा प्रमुख या चर्चेचा जो विषय आहे तो म्हणजे हा की गेल्या 4 ते 5 महिन्यांपासून जो विलंब झालेला आहे आणि महामारीचं जे संकट वाढत चाललेलं आहे, अशा सगळ्या महामारीच्या संकटामध्ये पुन्हा एक नवा स्टार्टअप गोव्यामध्ये येता येता राहतो आहे. या सगळ्या पार्श्वभूमीवरती त्यांना झालेलं आर्थिक नुकसान हे तर असणारच आहे. पण मला पडलेला प्रश्न हा आहे की एवढं आर्थिक नुकसान होत असूनसुद्धा गोव्यात येण्याच्या भूमिकेवरती अपना भाडा हे अजूनही कायम आहे. त्याच पार्श्वभूमीवरती मी आज मुर्तजा अली यांच्याबरोबर चर्चा करणार आहे. मुर्तजा अली साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका गोवन वार्ता लाइव में फिर एक बार. आपसे थेट पहला सवाल है मेरा कि 4 से 5 महीने से आप कोशिश में थे गोवा में आने के लिए, अभी भी कोशिश में है, लेकिन फ़िलहाल जो माहौल यहाँ पे दिख रहा है वो भी विरोध का ही है. फिर भी आप कायम हैं अपने बयान के ऊपर कि गोवा में आने के लिए आप पूरी तरह से तैयार है. लेकिन ये जो बहुत बड़ा गैप हुआ है 4 से 5 महीने का, ये जो बहुत बड़ा फाइनेंशियल ड्रॉबैक रहा होगा, किस तरीके से आपने तैयारी की है इसका पिंग? सतीश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऐसे कंसर्न उठाने के लिए। देखिए, इसको 4 से 5 महीने का जो आप गैप कह रहे हैं, इसको गैप नहीं कहा जा सकता। ये एक प्रोजेक्ट को आने में, उसको लाने में जो एक टाइम जाता है, ये पूरा कैलकुलेटिव था। और पिछले 12 साल से हम खुद इसके रिसर्च पे हैं। हर जी. चीज का एक टाइमिंग होता है लाने का, तो इसको डिले तो नहीं कह सकते। ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है। टाइम टाइम अवेयरनेस बनाने में जो टाइम जाता है, स्ट्रेटेजी में टाइम जाता है, लोगों को एक्सेप्टेंस कराने के अंदर जो टाइम जाता है, तो इसको डिले तो नहीं कहा जा सकता है। ये सब कुछ स्ट्रेटेजी का पार्ट है। जी, दुर्घटना से देर भेली ऐसा कहते हैं, वही कहेंगे अभी? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। इतने विरोध के बावजूद भी ऐसी कौन सी शक्ति अपना भाड़ा के साथ है कि जिसके ऊपर अपना भाड़ा कायम है गोवा में आने के लिए? तो ये सबसे बड़ी ताकत तो हमारी प्लानिंग है, हमारी स्ट्रेटेजी है। और दूसरा, आने के लिए तैयारी नहीं, गोवा के अंदर अपना भाड़ा आ चुका है। हम अपने फ्लीट ऑलरेडी गोवा के अंदर उतार चुके हैं। जी. और 20 अप्रैल से हमारे पास बुकिंग्स हैं, होटल्स की बुकिंग्स हैं, जिन पैसेंजर्स को हमको सर्व करना है। जैसा कि हमारी स्ट्रेटेजी थी, प्री लॉन्चिंग में हमने डिक्लेयर करा था कि 20 अप्रैल से 20 जून तक हम जो गोवा के जो टूरिस्ट जो आने वाले हैं, इनबाउंड टूरिज्म है, चाहे वो जीडीडीसी के लिए आए, चाहे किसी भी बड़े होटल्स के लिए आए, एयरपोर्ट रेलवे से उतरने वाले टूरिस्ट को हम लोग फ्री सर्व करने वाले थे प्रायर बुकिंग के ऊपर। तो वो बुकिंग्स हमारे पास ऑलरेडी आ चुकी हैं। जी. और हमारे फ्लीट्स भी तैयार है रोड पे आने के लिए। जी. तो सबसे पहली चीज तो ये। और दूसरा, देखिए, आप देखें तो हर एक प्रोजेक्ट के पीछे कहीं ना कहीं कोई फाइनेंशियल बैकअप तो होता है। ये एक स्टार्टअप है, लेकिन एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें आने को है, ये बात तो सही है। और लगातार जिस तरह का आप बात कर रहे हैं कि विरोध हो रहा है, तो जो यूनियन लीडर्स हैं या आम पब्लिक है, कहीं ना कहीं इस चीज को लेके, फाइनेंशियल को लेके सवाल तो उठे हैं। जी. बड़ा इन्वेस्टमेंट है। मैं आपको बताऊं कि इनिशियल स्टार्टअप के अंदर ही ऑलरेडी हम लोग 50 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट हम लोग अब तक डाल चुके हैं गोवा में। 150 व्हीकल्स हमारे जो हैं वो परचेज हुए हैं, या तो वो रोड पे आ चुके हैं या वो आने को हैं। तो ये सारी चीजें हैं। एक बड़ा स्टार्टअप, इसके पीछे, स्टार्टअप के पीछे स्ट्रेटेजी होती है। जी. और अगर जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर हम कर रहे हैं, हमारी वो टेक्नोलॉजी है, इसलिए इन्वेस्टमेंट फंडर्स की तो कोई कमी होती नहीं। जी. मुर्तज़ा अली साहब, आपने कहा कि बहुत बड़े इन्वेस्टर जो है वो कोशिश में है अपना भाड़ा के साथ जुड़ने के लिए। सुनने में आ रहा है
कि रिलायंस भी आपके साथ जुड़ने के लिए मतलब पॉजिटिविटी में है। किस तरीके से देखते हैं आप इसको? सच बात है? देखिए, आपके पास अगर इंफॉर्मेशन है तो कहीं ना कहीं आग के पीछे धुआं तो होगा, या धुएं के पीछे जहाँ धुआं उठ रहा है वहां चिंगारी तो होगी। वैसे मैं इस बात से इनकार भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये सब लोग जानते हैं कि जो हमारी टेक्नोलॉजी पे जिस पे हम काम कर रहे हैं, फ्यूल बर्न रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जी। इसके पायलट में और इसके डेवलपमेंट में रिलायंस कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा सपोर्ट मुझे 2010 से लगातार मिला है। और 2012 के पहले पायलट में भी रिलायंस कम्युनिकेशन हमारे साथ में रहा है। हुँ। उसके बाद अलग अलग जब जब हमें इसकी जरूरत रही है, और जब टोल वाली टेक्नोलॉजी के ऊपर भी जब हमने काम करना चालू किया, जी, तो उसमें भी रिलायंस का एक बड़ा सपोर्ट हमें मिला है। जी। तो लेकिन इस वक्त इसको मेरी इस बात को कहीं भी ऑफिशियल डिक्लेरेशन ना माना जाए। हाँ, लेकिन जी बिल्कुल, लेकिन ऐसा हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में, फ्यूचर में कभी भी रिलायंस अपना बड़ा के साथ अपना नाम जोड़ सकता है, ऐसा कह सकते हैं फिर इस तरीके से? हाँ, कहने में बिल्कुल मैं सिरे से इस बात को नकार तो नहीं सकता सिद्धेश जी, जी, जी। इसलिए कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो एक बहुत बड़ी खबर है ये कि रिलायंस भी जो है वो अपना बड़ा के साथ अपना नाम आने वाले दिनों में जोड़ सकता है। तो एक बहुत बड़ा नाम रहेगा अपना बड़ा अपने आप में गोवा में आने के लिए। जी सिद्धेश जी, और देखिए कि इसको आप इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो हमारे ऑफर्स और हमारे प्रपोजल हैं, जी, उसमें हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं रिलायंस से बहुत ज्यादा प्रभावित रही है, क्योंकि मैं रिलायंस के साथ पिछले 2000 से, जब से रिलायंस के मोबाइल आए थे, तब से मैं रिलायंस के साथ किसी ना किसी तरीके से जुड़ा रहा हूँ। हुँ। तो कहीं ना कहीं उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का भी हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा असर पड़ा है। जी, इसीलिए फ्री राइड का ऑप्शन दे रहे हैं आप शायद। ये आप कह सकते हैं, ये आप कह सकते हैं, जी, क्योंकि जो धीरू भाई अंबानी का सपना था, कर लो दुनिया मुट्ठी में, उसके जी, बाद उन्होंने 500 रुपए में जिस तरीके से मोबाइल अवेलेबल कराए, रिलायंस जियो ने फ्री डेटा लोगों को अवेलेबल करा के अपने सब्सक्राइबर बढ़ाए। और ऐसा नहीं है कि टेलीकॉम कंपनियां नुकसान में, टेलीकॉम कंपनियां ओवरऑल बिजनेस के अंदर आज फायदे में है। आज जी, इसी का एक नतीजा है कि हम और आप वर्चुअली एक दूसरे से जुड़ रहे हैं। जी, बिल्कुल। ये इसी के ऊपर मेरा एक सवाल है। मार्केटिंग स्ट्रैटेजी के ऊपर आपने बात करी अभी कि फ्री राइड दे के सब्सक्राइबर और अपने यूज़र्स बढ़ाना ये रिलायंस की स्ट्रैटेजी थी। क्या अपना भाड़ा की गोवा में ये स्ट्रैटेजी है कि फ्री राइड दे के अपने जो टूरिस्ट है या फिर अपने कस्टमर्स है उनको बढ़ाना और बाद में उनको एक तरीके से हैबिट लगाना कि अपना भाड़ा ही है उनके लिए? देखिए, हर चीज के अपनी कॉस्ट होती है। जैसा हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हम एक टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहे हैं, जो मोनोपोली टेक्नोलॉजी है, जी, जिसमें फ्लीट के ऊपर एडवर्टाइजमेंट आने वाला है। तो वो एक बड़ा रेवेन्यू है, और उसको जनरेट करने के लिए अगर हम अभी फ्री राइड दे रहे हैं, तो फ्री राइड देना भी हमारे लिए पॉसिबल है। और अगर हम फ्री राइड अवेलेबल करा रहे हैं, तो हम्म, हम एक हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री का पार्ट हो गए, ना कि हम ट्रांसपोर्टेशन हुए। राइट। तो कहीं ना कहीं समहाउ इससे गोवा के लोगों का भला ही होने वाला है, क्योंकि हमारे साथ जो ऑपरेटर चल रहे हैं, जो ऑपरेटर हमारे साथ फ्लीट चलाएंगे, हम्म, भले कस्टमर को फ्री राइड मिलेगी, लेकिन ऑपरेटर को तो उसका कंपनसेशन, उसका खर्चा, उसका प्रॉफिट मिलने ही वाला हम्म, हम्म, हम्म। है। ये एक स्ट्रेटेजी का पार्ट है, इसको आप कह सकते जी, अभी टेक्नोलॉजी के ऊपर बात करेंगे। कुछ साल पीछे मैं आपको लेके जाना चाहूँगा। पूरे देश में जबकि टोल जो है वो ऑनलाइन किए गए हैं, ऑनलाइन पेमेंट के लिए कर दिए गए हैं। टोल फ्री मतलब कोई रुके ना पाए इसके लिए टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। लेकिन इसी तरीके से कहीं ना कहीं आपने भी शुरुआत की थी, इसके ऊपर भी कुछ पढ़ने को मिल रहा है, उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी जानकारी दीजिए। हैं। देखिए, जो टोल का जो करप्शन था, सबसे पहले उसके ऊपर उंगली हम ही ने उठाई थी। और जब हमने अपना फ्यूल बर्न टेक्नोलॉजी के ऊपर जब रिसर्च किया था, और सैटेलाइट के जरिए जब हमने ट्रांसपोर्ट मूवमेंट को पायलट किया था, जी, तब इस तरह की चीजें हमने इसका जो पूरा रिजल्ट था, वो हम्म, हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट के सामने रखा था। जी, और टोल पे होने वाले एक बड़े करप्शन
वो करीब जैसे कि मैं आपको बताऊं, एक एग्जांपल आप लेके चले कि बॉम्बे से गोवा 550 किलोमीटर, हम्म। ठीक है। एक ट्रक अगर बॉम्बे से गोवा जाता है तो उसका एक एवरेज टोल का पर किलोमीटर 5 रुपए के आसपास आता है। हम्म। अभी तो हमने मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का ध्यान 2018 में इस तरफ दिलाया था। हालांकि जी। 2016 से हम इस प्रोजेक्ट के ऊपर गवर्नमेंट का ध्यान दिला रहे थे, पर हम्म। 2018 में हमने एक कंप्लीट प्रेजेंटेशन जब सामने रखी थी तो हमने ये दिखाया था कि 93 लाख ट्रक रोड पे मूव करते हैं एनी टाइम, जो रोड पे हैं। हम्म। 2018 फिगर्स की मैं बात कर रहा हूँ, जिस सर्वे रिपोर्ट को आपने पढ़ा है और जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं उसी के खुलासे की बात कर रहा हूँ। जी। अगर उसके 40% यानी हम्म। 40 लाख ट्रक एनी टाइम अगर रोड पे चलते हैं हम्म। और एक एवरेज 300 किलोमीटर रोज चलता है, तो आप देखें कि 300 किलोमीटर रोज चल के 5 रुपए के हिसाब से 1500 रुपए का टोल, यानी एवरेज पर डे 6 करोड़ रुपए का टोल गवर्नमेंट के पास जाना चाहिए। जी। ठीक है। अगर हम इसको इस तरीके से देखें तो अब गवर्नमेंट का फिगर था उस साल 23,000 करोड़ का, टोटल 1,80,000 करोड़ लॉजिस्टिक्स से गवर्नमेंट के पास टोल कलेक्ट हो जाना चाहिए। ये डेटा हमने भी अपने सर्वे रिपोर्ट के अंदर दिखाया। IIM कैलकाटा और वेरियस डिपार्टमेंट्स और ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने भी इस फिगर्स को सामने रखा। गवर्नमेंट के जब ध्यान में लाए तो ये चीज सामने आई कि एक बड़ा गैप है टोल के ऊपर। जी। उसके बाद हमने इसके ऊपर पायलट भी कराया और आज हम कैपेबल हैं अगले एक साल के अंदर, जैसा माननीय मंत्री जी ने जो हमें आश्वासन दिया था 2018 में भी के इलेक्शन के बाद, इसके ऊपर 2019 के बाद इस पे वर्कआउट चालू होगा और उनके वादे के हिसाब से उन्होंने किया भी सही। अभी आप देखें कि सारे टोल फास्टैग पे चल रहे हैं, तो फास्टैग पे लाने का रीजन ये था कि पहले क्योंकि टोल ऑपरेटर्स हैं, इनका जिस हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट है गवर्नमेंट ने इनको पैसा पे करना ही पड़ेगा। तो जब पूरे टोल बैरियर्स खत्म हो जाएंगे तो इसी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम होना है और आने वाले एक साल के अंदर आप इसको महसूस करेंगे कि एक बड़ा करप्शन जो ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में है वो खत्म होने जा रहा है। जी। तो जब ऐसे प्रोजेक्ट आने होते हैं और अपना भाड़ा तो उस टेक्नोलॉजी का एक बहुत छोटा सा पार्ट है, जी। क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरे रोड का ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलने वाला हो हम्म। उसका एक छोटा सा पार्ट अपना भाड़ा के बेस पे हमने गोवा से स्टार्टअप लिया है। तो आप समझिए कि ये एक बड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें दिखने वाला है। जी। और कोई बड़ा प्रोजेक्ट अगर आता है तो बड़ी कंपनीज तो उसके अंदर होती ही है। जी। बिल्कुल। तो रिलायंस के लिए तो मैं वैसे ही शुक्रगुजार हूँ क्योंकि 2010 से मैं इस प्रोजेक्ट के स्टार्टअप्स के इसके रिसर्च पे था और उस हम्म। वक्त भी मुझे रिलायंस कम्युनिकेशन से एक बहुत अच्छा सपोर्ट मिला था जब उनके सैटेलाइट माध्यमों का और उनकी टेक्नोलॉजी का सपोर्ट लेके मैंने अपना पहला पायलट कंप्लीट किया। जी बिल्कुल। ट्रांसपोर्टेशन और टेक्नोलॉजी एक दूसरे के साथ जुड़ के किस तरीके से पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है ये हमें देखने को मिल ही रहा है। लेकिन गोवा में कुछ अलग माहौल है, यहाँ पे अभी भी विरोध है ऐप बेस्ड ऐप एग्रीगेटर ये सब के बारे में। लेकिन मेरा एक अलग सवाल है आपसे कि आपने इतने साल का रिसर्च किया है, ये टोल की तो बात हुई, लेकिन अभी थोड़ी बात करेंगे गोवा के टूरिस्ट और गोवा के ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। अगर हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, अगर मुंबई से बंदा, आपने कहा कि 550 किलोमीटर है मुंबई से, लेकिन अगर कोई भी बंदा ट्रेन से या फिर प्लेन से गोवा में आता है, उसका जो फेयर रहता है वो फेयर अलग, और जो गोवा से जहाँ पे वो उतरेगा वहाँ से जाके उसको जहाँ कहाँ भी जाना है वहाँ तक का फेयर, इसके ऊपर जो है वो बहुत बड़ी तफावत हमें यहाँ पे देखने को मिलती है गोवा में। इसका एक बहुत बड़ा कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन आप किस तरीके से अपना भाड़ा के माध्यम से इस सब को देखते हैं? देखिए, इस पे आप ही के चैनल के माध्यम से जब फरवरी के अंदर हमने बात करी थी और मैंने जब ये कहा था कि हम टूरिस्ट बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जी। ठीक है। तो जब 4 अप्रैल को हमने प्री लॉन्च किया और उस वक्त के बाद से जो हमारी मार्केटिंग पैन इंडिया में और पैन वर्ल्ड जो चालू है जी। उसमें हमने लोगों को
टूर ऑपरेटर्स को, इंडिविजुअल टूरिस्ट को और लोकल गोवा के होटल ऑपरेटर्स को, जीटीडीसी, सभी जगह हमारे प्रपोजल गए कि आपके जो टूरिस्ट आने वाले हैं उनको हम पहले 2 महीने यानी 20 अप्रैल के बाद से जी 20 जून तक जो भी टूरिस्ट गोवा के एयरपोर्ट पे उतरने वाला है, जी अगर उसकी प्रायर बुकिंग हमारे पास इंटीमेटेड है तो उसको अपना भाड़ा अपनी तरफ से उसको एयरपोर्ट से होटल, होटल से उसकी साइट सीइंग और वापसी उसके होटल से एयरपोर्ट तक का फ्री ट्रांसपोर्टेशन हम लोग अवेलेबल कराने वाले हैं। ये हमारा इनिशियल ऑफर है गोवा के लिए, गोवा के टूरिस्ट के लिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट इस पेंडेमिक में भी कम खर्च में गोवा आ पाए। अब इससे उनको कितनी बचत मिलेगी इसका अंदाजा आपको इसी बात से हो जाएगा। बॉम्बे से अगर एक टूरिस्ट गोवा आ रहा है तो इस वक्त उसको 2300 रुपए में फ्लाइट का टिकट अवेलेबल है, जी सिर्फ 2300, ठीक है। और अगर वो वहां से उतरने के बाद, एयरपोर्ट उतरने के बाद अगर वो केलमपुर या जो है पंजिम तक भी जाना चाहता है, मिनिमम अगर वो पंजिम तो उसको मिनिमम 1500 रुपए से नीचे कैब अवेलेबल नहीं है। कलमपुर तक कोई 2500 रुपए उसको चार्ज कर रहा है, कोई उसको 2000 रुपए चार्ज कर रहा है। तो इससे आप डिस्टेंस का अंदाजा ले लें कि ट्रांसपोर्टेशन कहाँ महंगा है, कहाँ सस्ता है। तो ये सारी चीजों को, और अभी देखिए इंटरनली गोवा के अंदर हमारे लिए क्या माहौल है ये दुनिया को नहीं पता। ये सिर्फ गोवा के अंदर है कि अपना भाड़ा को कैसे लोग देख रहे हैं, उनको लग रहा है कि हम उनका जो है वो आने वाले हैं। लेकिन वर्ल्ड वाइड जो हमने मार्केटिंग करी है, हमने अपनी जो है वो अप्रूव है, उससे कहीं ना कहीं अपना भाड़ा एक गोवा के अंदर एक रेवोल्यूशन लेके आया है टूरिस्ट इंडस्ट्री के अंदर, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में। जैसे टूरिस्ट गोवा पहुंचेंगे और जब टूरिस्ट की जो है वॉल्यूम गोवा बढ़ेगा तो इससे आपको पता लगेगा कि गोवा की छवि सुधारने के लिए अपना भाड़ा ने कितना कंट्रीब्यूशन किया है। जी बिल्कुल। एक बात ऐसे भी सुनने में आ रही है कि बढ़ते कोरोना के इस सब माहौल में गोवा में भी अपना भाड़ा भी कुछ मदद की तैयारी में, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखिए हमने अपनी तरफ से सीएम साहब को एक ऑफर लेटर दिया है, एक मेल किया है, जिसमें हमने फ्रंटलाइन हॉस्पिटैलिटी वर्कर जितने भी हैं, जी जिसमें आपके टैक्सी ड्राइवर्स हैं, बस ड्राइवर्स हैं, होटल, रिजॉर्ट्स, मोटेल्स, बार्स, रेस्टोरेंट्स, इनका जो फ्रंटलाइन स्टाफ है, वेटर्स हैं, रिसेप्शन का स्टाफ है या हाउसकीपिंग का स्टाफ है, जी इनको हमने विदाउट एज रेस्ट्रिक्शंस वैक्सीनेशन करने के लिए हमने 1 लाख डोज वैक्सीन अवेलेबल कराने के लिए हमने फाइनेंशियल सपोर्ट गोवा गवर्नमेंट को, सीएम साहब को ऑफर किया है। जी जैसे सीएम साहब की तरफ से इसका एक्सेप्टेंस आता है तो इसका जो भी राशि गवर्नमेंट की तरफ से निर्धारित होती है उसका पेमेंट माननीय सीएम साहब के हाथ में अपना भाड़ा की तरफ से हैंड ओवर हो जाएगा। और जैसा आप लोग जानते हैं कि रिलायंस ग्रुप हमेशा से कंट्रोवर्सी, लोग कहते हैं कि कंट्रोवर्सी है, लेकिन फ्री सर्विसेज देने के लिए और सोशल कॉज करने के लिए रिलायंस ग्रुप हमेशा से वेल नोन रहा है। जी मेरी एक बात है इसमें कि जिस तरीके से आपने अभी कहा कि एज का फैक्टर ना देखते हुए सभी का जो फ्रंटलाइन वॉरियर्स है टूरिज्म में जो काम कर रहे हैं उनका वैक्सीनेशन किया जाए, किस तरीके से देखते हैं आप गोवा के माहौल में कि रिस्ट्रिक्शंस ना आते हुए फाइनेंशियल जो साइकिल है वो चलना चाहिए, इसके लिए किस तरीके से प्लानिंग होने की ज़रूरत आपको गोवा में दिखती है? देखिए इसमें आप दो चीजों को मिला के देखिए। कोरोना के खतरे की वजह से टूरिस्ट ने आना कम होना है, जी कई जगह पे है, तो वहां पे हमने उसको फाइनेंशियल सपोर्ट देने की कोशिश करी है कि हमने 2 महीने अपना भाड़ा की तरफ से उसको फ्री ट्रांसपोर्टेशन अवेलेबल कराया है, जी बिल्कुल। ताकि कम कम खर्च के अंदर गोवा का ट्रेवल मिले तो टूरिस्ट आने की कोशिश करे। लेकिन अब इस कोरोना पेंडेमिक में जब पूरे इंडिया के अंदर अभी 2-2 लाख केस निकल के आ रहे हैं सामने और वर्ल्ड वाइड भी यही कंडीशन है, तो उस खतरे से गोवंस को बचाना भी एक टास्क है। क्योंकि अगर टूरिस्ट आना गोवा गवर्नमेंट रोकती है तो गोवा की फाइनेंशियल जो हेल्थ है वो खराब होती है। तो उस हेल्थ के साथ साथ आपके फ्रंटलाइन वॉरियर्स की हेल्थ को बचाना भी एक टास्क है। तो हमने अपना भाड़ा ने अपनी तरफ से दोनों कंट्रीब्यूशन करे हैं
कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब ना हो, उसके लिए हम अपनी तरफ से कुछ फंड डाल के और टूरिस्ट को अवेलेबल करा रहे हैं, गोवा में टूरिस्ट को ला रहे हैं, लेकिन उन टूरिस्ट के आने से आपकी हेल्थ में कोई फर्क ना पड़े, इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम वैक्सीनेशन गोवा के अंदर हो, ताकि वो टूरिस्ट के रास्ते अगर कोई कोरोना के केसेस अगर गोवा में बढ़ने के चांसेस होते हैं तो उसकी सीरियसनेस को कंट्रोल किया जा सके। जी बिल्कुल। एक और एक सवाल है इस सब टैक्सी टूरिस्ट टैक्सी वालों के प्रोटेस्ट जो चल रहा है पिछले 8-9 दिनों से, उसके ऊपर कि हमने बात की थी उबर के बारे में। जो टूरिस्ट टैक्सी वालों की पहली मांग है वो है गोवा माइल स्क्रैप करना, उसके ऊपर करप्शन हुआ है, ऐसे ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है, क्या ऐसी संभावना आपको दिखती है कि गोवा माइल स्क्रैप करके शायद जो हमारी गोवा की सरकार है वो अपना भाड़ा जैसा ऐप या फिर उबर जैसा ऐप या फिर भविष्य में ओला जैसा ऐप या फिर कोई भी टैक्स ऐप एग्रीगेटर, टैक्सी ऐप एग्रीगेटर गोवा में बड़े तादाद में आने की संभावना आपको दिखती है क्या? देखिए, पहली चीज तो ये एक डिमांड रखना कि किसी को स्क्रैप कर दो, गोवा माइल को स्क्रैप कर दो या किसी को स्क्रैप कर दो, ये बड़ी ही हास्यास्पद होती है। कोई भी बिजनेस जब खड़ा होता है तो अपनी कैपेबिलिटी पे खड़ा होता है, अपने स्ट्रेटेजी के ऊपर खड़ा होता है, सपोर्ट के ऊपर खड़ा होता है। उसको स्क्रैप करना आज की डेट में पॉसिबल नहीं होता किसी भी जगह पे, अनटिल और अनलेस जब तक के उसका बाइकआउट ना हो जाए, सोशल बाइकआउट ना हो जाए, कस्टमर उसको रिजेक्ट करना ना चाहे, तो उसका रिजेक्शन तब पॉसिबल है जब या तो उसकी अपनी सर्विसेज खराब हो जी या फिर वो उससे बेटर सर्विसेज देने के लिए कोई आ जाए। जी अब यहाँ पे अभी हम लोगों ने आना है, अपना भाड़ा अपने आप को इस दौड़ में कभी मानता नहीं है, क्योंकि हम अभी बहुत लिमिटेड 150 व्हीकल्स लेके आ रहे हैं। ये तो आज आपने सब्जेक्ट छेड़ा और एक बड़े ब्रांड का नाम साथ में जोड़ा, तो अब इसको लोग कैसे देखते हैं ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी उबर या ओला अगर आती है और उसकी सर्विसेज गोवा माइल से अच्छी होती है तो गोवा माइल अपने आप स्क्रैप। आज गोवा माइल ने आपके गोवा के सर्विस अच्छी दी, कुछ रेट्स में कॉम्पिटिटिव ऑफर करे, तब आपके लोकल ऑपरेटर्स का बिजनेस स्क्रैप होने की कगार पे पहुंचा। किसी ने जान के स्क्रैप, कोई पैसेंजर को किसी ने हाथ पकड़ के टूरिस्ट टैक्सी में बैठने से तो कभी नहीं रोका होगा। गोवा माइल्स के तरफ से तो मैं नहीं सोच सकता कभी ऐसा हुआ हो, उनको हाथ पकड़ के कभी किसी पैसेंजर को रोका गया हो। अगर पैसेंजर को उसकी चॉइस मिल रही है तो वो गोवा माइल्स की सर्विसेज की वजह से मिल रही है। तो अगर आपके टूरिस्ट ऑपरेटर, टैक्सी ऑपरेटर जो हैं, तो अपना कोई ऐप बना के अपनी सर्विसेज में सुधार करके अपनी इमेज को सुधार के अगर बेटर सर्विसेज देंगे तो गोवा माइल अपने आप स्क्रैप हो जाएगा। पर किसी के स्क्रैप करने से कभी कोई इमेज स्क्रैप नहीं होती, उल्टा आप उसको जितना स्क्रैप करो कि जितनी आप आवाज बुलंद करेंगे। आज जो टूरिस्ट गोवा के अंदर अटका हुआ है, जिसको आपकी इस एटीट्यूड की वजह से परेशानी हो रही है, जिसको टैक्सी नहीं मिल रही है, और उसके कान में ये आवाज आती है कि ये लोग गोवा माइल को स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं, तो वो टूरिस्ट के माइंड में ये इमेज बन के जा रही है कि इसका मतलब गोवा माइल्स कोई अच्छा काम कर रहा है, इसलिए उससे परेशानी और उसको स्क्रैप करने की कोशिश कर रहे हैं। बेटर ये ऑप्शन होता है कि आप अपनी सर्विसेज को बेटर करें। जी बिल्कुल। एक बहुत बड़ी बात रहती है किसी भी बिजनेस में कि सर्विस जो है, अगर सर्विस अच्छी मिले तो लोग उस तरफ चलते ही जाते हैं, ये तो बाकायदा इतिहास ही बताता है। लेकिन क्या कोरोना में किस तरीके की सर्विस अपना भाड़ा 20 तारीख से हमें गोवा में देखने को मिलेगी अपना भाड़ा की? देखिए, अभी तक हमारी पूरा प्रयास है कि हम 20 तारीख के बाद से यहाँ पे अपनी सर्विसेज स्टार्ट कर पाएंगे। जी और मैं आपको एक चीज और बताऊं कि मैं अभी इसको ऑफिशियल नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिस ग्रुप का हाथ हमारे ऊपर है, जी उसने इंडिया में कोई भी प्रोजेक्ट लेके आया है, उसको आम पब्लिक के ध्यान में रखते हुए लोगों की अप्रोच तक पहुंचने के लिए, आपको ध्यान हो रिलायंस का जब फोन आए थे, उसके पहले एयर टाइम 16 रुपए मिनट हुआ करता था, और रिलायंस ने रिक्शे वालों के हाथ तक में भी 500 रुपए में मोबाइल पहुंचा दिया था, और धीरू भाई अंबानी का सपना था कर लो दुनिया मुक्ति। उसके बाद आप आए तो रिलायंस जियो आया,
उस वक्त डेटा आप 250 रुपए में 1 GB लिया करते थे। और उसके बाद जियो ने जो अपनी फ्री सिम अवेलेबल कराई, तो उससे आप देखिए कि 2015 में इंटरनेट के सब्सक्राइबर आपके कितने थे और आज कितने हैं। जी। तो ऐसा ही जो है उस विजन को, रिलायंस के उस विजन को अपना बाड़ा ने अपने प्रोजेक्ट के अंदर लिया कि हम नॉमिनल प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर काम करके मैक्सिमम सब्सक्राइबर तक पहुंच के लोगों को जब अफोर्डेबल सर्विस प्रोवाइड कराएंगे। मैं फिर इस बात को, अपनी बात को रिपीट करूंगा कि हमने रिलायंस से बहुत कुछ सीखा है और उसके उसी थीम को कि हमको हर सब्सक्राइबर तक अपनी पहुंच करानी है, हर टूरिस्ट के लिए गोवा में अराइवल इजी कराना है, ताकि वो यहाँ पे एक अच्छे अफोर्डेबल प्राइस में एक अच्छा टूरिज्म का मजा ले पाए। तो उसके लिए हमारी कोशिश है और वो कोशिश हमारी चालू रहेगी। जी बिल्कुल, अपना भाड़ा का नाम जो है वो रिलायंस के साथ, रिलायंस जैसा एक बड़ा बैकअप जो है अपना भाड़ा के साथ है, ऐसे संकेत जो है वो हमें आज मुर्तज़ा अली साहब ने यहाँ पे दिए हुए। और कुछ कहना चाहेंगे मुर्तज़ा अली साहब? मेरा वक्त ख़त्म होने जा रहा है। देखिए, मैं तो लोगों को, आपके गोवा के सभी देखने वालों को, खासकर टैक्सी ड्राइवर्स को, उनके परिवार को एक ही मैसेज देना चाहूंगा कि अपनी सोच, अपनी इच्छा शक्ति को पॉजिटिविटी की तरफ लगाएं। किसी को क्रिटिसाइज करके और नेगेटिविटी फैला के अपनी एनर्जी वेस्ट करने की जगह अपने आप को उस पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं कि हम भी कुछ बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि चाहे मैं हूं, चाहे उबर है, चाहे ओला है, चाहे गोवा माइल्स है, कोई भी इच्छा शक्ति के बिना खड़ा नहीं हो सकता। हमारे अंदर एक विल पावर थी काम करने की, हमने किया। आप उस विल पावर को मजबूत करेंगे तो आप हमसे पुराने हैं, आप इस जमीन से जुड़े हुए हैं, हमसे अच्छा काम आप कर सकते हैं, हमसे अच्छी सर्विस आप अच्छी दे सकते हैं, आप एक अच्छे टूरिस्ट गाइड हो सकते हैं, आप अच्छे टैक्सी ड्राइवर हो सकते हैं, आप अच्छे ट्रांसपोर्टर बन सकते हैं। तो आप उस दिशा में अगर कोशिश करेंगे तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके स्टेट के लिए, हमारे पूरे देश के लिए ये एक अच्छा मैसेज होगा, एक अच्छे साइन होंगे। और इस कोरोना महामारी के बीच में जो हम लोग आर्थिक तंगी से, आर्थिक संकट से जो निकल रहे हैं, जी उससे उभरने के लिए आपकी मेहनत काम आएगी। क्योंकि घर बैठे रहने से या धरना देके बैठने से आप अपना नुकसान कर रहे हैं, इससे किसी का कुछ फायदा होने वाला है नहीं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली साहब, आपका किमती समय हमें देणे केले. तर हे होते मुर्तज़ा अली, ज्यांनी सांगितलं की अपना भाडासोबत महत्त्वाचं नाव जोडलं जाण्याची शक्यता आहे आणि त्याचे संकेतही त्यांनी दिले आहेत. हे नाव आहे रिलायन्सचं. धीरूभाई अंबानींनी सांगितलं होतं की कर लो दुनिया मुट्ठी में, गोवा मुट्ठी में करते हैं क्या अपना भाड़ा, ये देखना अभी आने वाले दिनों में बहुत महत्वपूर्ण रहेगा. बहुत बहुत शुक्रिया मुर्तज़ा अली साहब, आपने हमसे बात की और अपनी पूरी भूमिका रखी इस पूरे माहौल के बारे में. तर अपना भाडा 20 एप्रिलपासून गोव्यामध्ये कशा पद्धतीनं किती जोमानं उतरतं हे पाहणं महत्त्वाचं असणार आहे. टुरिस्ट टॅक्सी चालकांचं आंदोलन एकीकडे सुरू आहे, त्यांच्या नातेवाईकांना घेऊन आता टुरिस्ट टॅक्सी चालक आंदोलनामध्ये उतरलेले आहेत. लसीकरण, गोवा माइल्स, गोवाचं पर्यटन, गोवा माइल्स स्क्रॅप करण्याची मागणी, या सगळ्यावरती, या सगळ्या वेगवेगळ्या गोष्टींवरती, तंत्रज्ञानावरती सविस्तरपणे मुर्तजा अली सर यांनी आपली भूमिका मांडली. गोवन वार्ता लाईव्हला त्यांनी आपला वेळ दिला, त्याबद्दल त्यांचे खूप खूप आभार. मी सिद्धेश इथेच तुमची रजा घेतोय. तुम्ही पाहत रहा गोवन वार्ता लाईव्ह, नातं गोव्याचं, देणं मराठीचं.